हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर था कैपिटल एंड रिवेन्यू का। अब हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है पर्पस। तो सबसे पहले डिफरेंस का पॉइंट क्या है? पर्पस। तो यदि मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इट इज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ ए फिक्स असेट्स फॉर यूज इन द बिजनेस। इसका मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर का कि ये होगा किस कारण से? जब आप कोई फिक्स असेट्स, एक्विजिशन का मतलब खरीदोगे, जब आप कोई फिक्स असेट्स खरीदोगे और उसे इरेक्शन का मतलब लगवाओगे तो उससे उसके कारण से कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। समझ गए? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि जब आप फिक्स असेट्स खरीदते हो और उनको इंस्टॉल वगैरह कराते हो तो इस कारण से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट होगा। समझ गए आराम? क्यों होगा? क्यों होगा? खरीदते हैं और उसे इंस्टॉल कराते हैं तो इस कारण से जो खर्च होगा वो, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट होता है। यदि मैं बात करूं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, इट इज इनकर्ड फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए हमें जो एक्सपेंसेस करना पड़ता है उसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो क्यों किया जाएगा? फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए और उनको लगाने के लिए। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए किया जाता है ताकि बिजनेस को डे टू डे रन किया जा सके। समझ गए? सेकंड, अर्निंग कैपेसिटी। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़ी अच्छी तरीके से बताया था। अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, लेकिन यदि मैं बात करूं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो ये कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करती है। जी सुनो कैसे? अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर से तो यदि तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो इससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। यदि आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़कर 3 लाख तक हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा। लेकिन यदि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे तो उससे जो प्रेजेंट में आप जो कमा रहे, क्या कमा रहे थे प्रेजेंट में? 2 लाख, तो उसे ही मेंटेन करा जाता है। यदि आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करोगे तो जो 2 लाख रुपए कमा रहे वो भी आपको नहीं मिलेंगे। समझ गए? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से तो किसी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी? मेंटेन रहेगी। जितनी है उतनी वो बनी रहेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो वो अर्निंग कैपेसिटी, वो अर्निंग भी आपकी नहीं होगी। समझ गए? 2 पॉइंट सबके समझ में आ गए? ठीक। थर्ड है हमारा पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि आप कोई खर्च करते हो तो आपको इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। आपको उसका बेनिफिट, जैसे स्कूल में फर्नीचर, चेयर वगैरह खरीदी गई हैं, जिस साल खरीदी थी उस साल भी बेनिफिट मिला और आने वाले सालों में भी आपको क्या मिल रहा है? इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। लेकिन यदि बात करें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो इसका बेनिफिट मैक्सिमम 1 साल तक होगा। यानी जिस साल आप खर्च करोगे उसी साल आपको वो फायदा मिलेगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? जिस साल खर्च करोगे उस साल भी मिलेगा और आने वाले सालों में भी मिलेगा। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जिस साल आप खर्च करोगे केवल उसी साल आपको बेनिफिट मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट है जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यदि समझ गए? यदि बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नेक्स्ट डिफरेंस है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो आप रिलेटेड असेट्स अकाउंट में डेबिट करोगे। मान लीजिए मैं प्लांट और मशीन के लिए कोई खर्च कर रहा हूं तो वो मैं कौन से अकाउंट में डेबिट करूंगा? प्लांट और मशीन में। मैं मशीन के लिए कोई खर्च कर रहा तो मैं कौन से अकाउंट को डेबिट करूंगा? मशीन अकाउंट को। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैं जो खर्च कर रहा हूं उस अकाउंट को डेबिट करूंगा। यदि मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस खर्च कर रहा तो मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को डेबिट करूंगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो जो खर्च करूंगा वो जिस असेट्स में खर्च करूंगा उसे डेबिट करूंगा। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैं जो खर्च करूंगा उस खर्च को ही डेबिट
मान लीजिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्च किया, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। समझ गए क्या? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है जी नेचर ऑफ द अकाउंट। नेक्स्ट क्या है जी? कैपिटल तो रियल अकाउंट है। कैपिटल तो क्या है? पता है रियल क्या होता है? रियल क्या होता है? यस अरहम, क्या होता है? असली, रियल, वास्तविक, है ना? अच्छा, रियल, वास्तविक, एक्चुअल है, ये नहीं आता। क्या पढ़ा है तुमने अकाउंट में? कहते हो हम सब बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, बड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, बैठ जाओ। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। डूब कर मरने वाली बात है, इतना बुरा हाल जी। टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट 3 तरीके के हुए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये वो रियल है। डबल एंट्री सिस्टम 7वां चैप्टर जाकर खोल लेना, ठीक है। अगर आपको अकाउंट नहीं पता, अकाउंट कितने पार्ट्स में, बड़ी शर्म की बात है आपके लिए, ठीक है ना। तो 3 तरह के अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। रियल में सारी असेट्स आती हैं, रियल अकाउंट में क्या आती हैं? तो इन्होंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो रियल अकाउंट है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि नॉमिनल में सारे खर्चे और सारे प्रॉफिट आते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? नॉमिनल में सब क्या आते हैं? एक्सपेंसेस और लॉस और प्रॉफिट। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यही बताया गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो रियल क्या है? रियल अकाउंट, क्योंकि रियल में क्या आती है? सारी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम फिक्स असेट्स पर ही पैसा खर्च करते हैं। किस पर पैसा खर्च करते हैं? पहली लाइन देख लो, पहली लाइन में बताया कि हम फिक्स असेट्स पर पैसा खर्च करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो रियल अकाउंट है। और यदि मैं बात करूं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। क्या है जी? नॉमिनल। समझ गए? ठीक। आगे चलूं, प्रेजेंटेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कहां दिखाया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां पर दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में। और यदि मैं बात करूं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में दिखाया जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आप कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट में। इतनी बात समझ में आ गई? कहां शो करोगे? और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L में। चलिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स। यदि मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्या एग्जाम्पल हैं? जैसे कि हमने कोई फिक्स असेट्स खरीद ली। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम सारी असेट्स में डील करते हैं। तो जैसे कि हमने, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को कौन सा अकाउंट कहा गया? रियल, क्योंकि रियल में सारी असेट्स ही आती हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने फिक्स असेट्स खरीदी, प्लांट और मशीन खरीद ली, लैंड और बिल्डिंग खरीद ली और फर्नीचर खरीद लिया। इतनी बात क्लियर हो गई? लेकिन यदि मैं बात करूं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे कि हमने रेंट पे कर दिया, सैलरी, रिपेयर और डेप्रिसिएशन, ये क्योंकि नॉमिनल में खर्चे और प्रॉफिट दोनों आते हैं। रियल में तो क्या आती है? और नॉमिनल में एक्सपेंसिव, लॉस और जितनी भी इनकम होती है वो आते हैं। इसी कारण से इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल दिया कि यदि हमने कोई फिक्स असेट्स खरीद ली, जैसे कि प्लांट और मशीन खरीद ली, लैंड और बिल्डिंग खरीद ली और फर्नीचर खरीद लिया। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में एग्जाम्पल आते हैं रेंट, सैलरी, रिपेयर और डेप्रिसिएशन, हमने इन पर खर्चा किया। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, आगे चलिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो गया क्या आपके? टॉपिक क्लियर होने के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 पर आ जाएं। इसमें कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल ही दिया, मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन तो है नहीं, शायद है, क्वेश्चन बाद में दे रखे, ठीक है, वो अपने आप से नीचे आंसर भी हैं। नीचे क्या है? आंसर भी हैं, खुद से कर लेना। मैं ये एग्जाम्पल समझा देता हूं आपको सारे। जो सुनो एक मिनट, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनके भी आंसर नीचे दे रखे, उन्हें खुद से समझिएगा। पढ़िए पहला एग्जाम्पल नंबर 1।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर कैपिटल, ये जो नीचे ट्रांजेक्शन दिए गए हैं इनसे हमें बताना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इनसे हमें ये बताना है, क्या 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 बताना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। स्टार्ट करें। सबसे पहला पॉइंट, हमने 5200 रुपीज स्पेंड किए रिपेयर के लिए बिफोर यूजिंग, अंडरलाइन कर लीजिए, बिफोर यूजिंग। एक सेकंड हैंड हमने कार खरीदी थी और उसको यूज करने लायक, बिफोर यूजिंग ए सेकंड हैंड कार परचेस रिसेंटली, हमने अभी सेकंड हैंड कार खरीदी थी और हमने उसके लिए कितना पैसा खर्च किया रिपेयर के लिए, 5200, ताकि हम उसे वर्किंग में लेकर आ सकें। ठीक है, अब तुमने तो थ्योरी समझी नहीं आज की, तुमने समझ ली, ठीक है। अब तुम समझो, ध्यान से सुनना मेरी बात। यदि हम किसी असेट्स को सेकंड हैंड कार को इमीडिएट खरीद कर लाना, साथ क्या रिपेयर कर रहे हैं ताकि उसे वर्किंग कंडीशन में लाया जा सके, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो कहां है, क्या, देखिए इसके लिए ये पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना जी। इसके लिए आप क्या पॉइंट पढ़ लीजिएगा, आ जाइए एक बार पहले पेज पर, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ें जी। इधर देखो, ये रहा लास्ट वाला पॉइंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेस ऑफ सेकंड हैंड एसेट्स। यदि हम कोई सेकंड हैंड एसेट्स खरीद रहे हैं और उसे वर्किंग कंडीशन में लेकर आ रहे हैं, किसका एग्जाम्पल है, ऊपर देख लो किसका। अब तुमने ये नहीं समझी इसलिए मैं बता दिया, मैं बात एक्सप्लेन करता चलूंगा, तो ये मत सोचना कि बताया नहीं है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि हमने एक सेकंड हैंड कार खरीदी, उस पर हमने 5200 रुपीज स्पेंड किए ताकि उसको वर्किंग कंडीशन में लाया जा सके। आंसर में आ जाओ, पहला पॉइंट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और आप किसको डेबिट करेंगे, कार अकाउंट को, ठीक है ना। बिकॉज एक्सपेंसेस इसलिए किया गया, एक्सपेंसेस जो किया गया कार को यूज करने से पहले है, हम ऐसी कंडीशन में लेकर आ रहे हैं कार को ताकि उसे क्या किया जा सके, यूज। एक चीज, यदि किसी असेट्स को उस वर्किंग कंडीशन में लेकर आ रहे ताकि उसे क्या करा जा सके, यूज, तो वो तो कैपिटल है। और यदि यूज करने के बाद के खर्चे होंगे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ गए। और मेरी अगर आपने जैसे देर से आए थे पहली वीडियो देख लेना, सारी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं एक एक पॉइंट। सेकंड, तो ये पहला पॉइंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इसमें कार को डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंसेस इसलिए किए गए हमने कार को यूज करने से पहले के खर्चे हैं। ओके। सेकंड, ड्यूरिंग द ईयर, साल में 3000 रुपए हमने खर्च किए रिपेयरिंग ऑफ वेरियस मशीन, डिफरेंट मशीन को रिपेयर करने के लिए खर्च किए जी। पहले मुझे सुनो, यदि मैं मशीन पर खर्च ना करूं तो वो मशीन सही से नहीं चलेगी, और सही नहीं चलेगी तो जो मैं प्रेजेंट में अर्न कर रहा हूं वो भी अर्न। और मैंने बताया था यदि मैं अपनी अर्निंग को एज इट इज मेंटेन करने के लिए कोई खर्च करता हूं तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्योंकि मैंने मशीन्स पर कितने पैसे खर्च किए, 3000 रुपए, ताकि मैं उनको मेंटेन कर सकूं और मेरी प्रेजेंट अर्निंग बरकरार रहे, तो ये मेरे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये पढ़िएगा, इट इज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है, एक रिवेन्यू एक्सपेंड, क्योंकि एक्सपेंसेस इसलिए किए गए ताकि मशीन्स को रिपेयर कराया जा सके। एग्जिस्टिंग मशीन का मतलब जो प्रेजेंट में मशीन है उनको क्या कराया जा सके, रिपेयर। ये रूटीन नेचर का है। किस नेचर का है भाई, अगर नहीं खर्च करेंगे तो मशीन काम नहीं करेंगे और जो हम कमा रहे हैं वो भी हम कमा, तो हमारी प्रेजेंट अर्निंग को रखने के लिए खर्च किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट पर आ जाए, फ्राइट एंड कार्टेज ऑन द न्यू मशीन। हमने एक नई मशीन खरीदी, क्या खरीदी, उस पर फ्राइट और कार्टेज का मतलब लाने के खर्चे। तो हमने नई मशीन खरीदी, 1200 रुपए तो उसके लाने से रिलेटेड खर्चे हैं, और इरेक्शन का मतलब उसे लगाने के खर्चे हैं। यदि, एक मिनट पीछे आ जाइए पहले पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट में अंडरलाइन कर ले, सेकंड लाइन, कार्टेज पेड इरेक्टिंग मशीन, आगे मिल गया, इरेक्ट मशीन को लगाने के और कार्टेज के खर्चे। किसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। आ जाइए थर्ड पॉइंट पर, आ गए। तो यहां पर यही कहा गया कि हमने कितने पैसे खर्च किए, 1200 रुपए तो कार्टेज के लिए खर्च किए और 600 रुपए हमने इरेक्शन के लिए खर्च किए, टोटल 1800 रुपए हो गए। तो इन्होंने कहा कि 1800 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
और इसलिए हम इसे मशीन अकाउंट में डेबिट करेंगे। किसमें करेंगे? जिसके लिए डेबिट करे उसमें ही कर दीजिए। समझ गए? और तुम्हारा जर्नल एंट्री का रूल बता दूं, यदि मशीन आई 50 के और आपने 1000 खर्च किए तो मशीन 51 की, तो इसलिए कह रहे कि किसको डेबिट कर दो? मशीन को डेबिट कर दो। समझ गए? किस अकाउंट को डेबिट कर दो? 3 पॉइंट सही समझ में आए? आपके तो क्लियर हो रहे होंगे क्योंकि सुबह पढ़ी थी थ्योरी और आपका मैं एक्सप्लेन करना पड़ रहा मुझे। नेक्स्ट 4, 4000 रुपए खर्च किए व्हाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग द न्यू फैक्ट्री। आपने न्यू फैक्ट्री को क्या कराया? 4000 रुपए खर्च के व्हाइट वॉश कराने के लिए, पेंटिंग कराने के लिए। जी पहले मेरी बात सुनो, यदि कोई प्रेजेंट फैक्ट्री होती, मेरी पहले से चली हुई फैक्ट्री होती, मैं उसकी व्हाइट वॉश कराता तो वो था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन यदि आप न्यू फैक्ट्री पर अंडरलाइन कर लीजिए, यदि आप न्यू फैक्ट्री के लिए व्हाइट वॉश पे खर्च कर रहे तो ये हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ गए? तो यदि पुरानी फैक्ट्री, पहले से चली फैक्ट्री आ रही होती, उस पर खर्च करते तो क्या होती? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन यदि आप न्यू फैक्ट्री पे कर रहे तो इस कारण से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पढ़िएगा 4th आंसर, एज द फैक्ट्री व्हाइट वॉश एंड पेंटेड फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहली बार फैक्ट्री व्हाइट वॉश और पेंट कराई जा रही है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और आप इस खर्च को कौन से अकाउंट से चार्ज करेंगे? फैक्ट्री अकाउंट से। अच्छा, अगर दूसरी बार होती तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यो पेंट पहली बार करवा रहे, मैंने एक चीज बताई थी, न्यू है फैक्ट्री, यदि पुरानी होती तो रिवेन्यू होते, यदि नई फैक्ट्री पे करवा रहे तो पहली बार करवा रहे तो ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ गए? और अगर पुरानी होती तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट 4th के बाद, कॉस्ट। आगे बात, कॉस्ट ऑफ एनुअल व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। हम अपनी बिल्डिंग की एनुअल क्या करवा रहे? व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश का मतलब समझते हैं? पेंट करवा रहे। तो एनुअल हर साल कराते हैं, यानी हमारी पहले से चली फैक्ट्री है, उसका हर साल पेंट कराए, हर साल है तो रिवेन्यू। पहली बार होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरी बार करवा रहे, हर बार करवा रहे तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ गए? पढ़िएगा 5th पॉइंट, वहां पर जाकर पढ़िएगा। इट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है? बिकॉज इट इज नॉर्मल एंड रेगुलर एक्सपेंडिचर, क्योंकि नॉर्मल और रेगुलर खर्चा है विद ए व्यू, ताकि हम अपनी बिल्डिंग को क्या कर सकें? मेंटेन कर सकें। इसलिए इसको हम P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे। किसमें डेबिट करेंगे? समझ गए? ठीक। तो क्योंकि ये एनुअल रेगुलर खर्चा है इसलिए ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और हम इसको P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे। नेक्स्ट आगे चले, पॉइंट समझ में आ रहे? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम मिल गया पॉइंट? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड किया 1 जुलाई 2018 को 2400 रुपए का। कितने रुपए का? 2400 रुपए का। भाई पहले मेरी बात सुन लो, मेरा साल 31 मार्च में खत्म हो गया। मेरा साल कब खत्म होता है? ये करवा रहे 1 जुलाई से, 1 साल का। कितने साल का करवा रहे? और मेरा साल कहां खत्म होगा? 31 मार्च। तो पहले एक काम करो, जुलाई से 31 मार्च तक के महीने देख लो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 9 महीने। तो इस साल का तो 9 महीने का है। हमने कब करवाया? 1 जुलाई से 1 जुलाई तक, अगले 1 साल तक का करवाया। ठीक है, लेकिन मेरा तो साल कब तक है? तो 9 महीने का तो मैंने ठीक करवाया इस साल का। जो बाकी 3 महीने का है, जो इसके बाद बाकी अप्रैल, मई और जून। 1 जुलाई में जुलाई तो लगेगा नहीं, अप्रैल, मई, जून 3, ये मैंने एडवांस दे दिए। कोई खर्चा एडवांस देता हूं वो प्रीपेड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पिछला चैप्टर करवाया था, जो बच्चे स्कूल में थे, मैंने ये बताया था कि प्रीपेड का मतलब है कोई खर्चा एडवांस में दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि मैंने 1 जुलाई में करवाया फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन मेरा साल कहां खत्म होगा? तो भाई 9 महीने का तो मेरा पूरा 3 साल का चलेगा, लेकिन जो बाकी आगे 3 बचते हैं वो मैंने एडवांस में दे दिया। कितना पे किया इन्होंने? देखना कितना पे किया? 2400। तो 2400 का एक काम कीजिए, पहले तो 9 मंथ का निकाल लीजिए, ये आ गया 1800 रुपए। तो 1800 रुपए तो बिल्कुल ठीक दे रखा हमने इस साल का, लेकिन 3 महीने का 2400 मल्टीप्लाई 3/12, 600 रुपए प्रीपेड है। 600 रुपए क्या है? प्रीपेड।
एडवांस दे रखा यानी ये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के जो पैसे दिए 1800 रुपए तो बिल्कुल ठीक दे रखे इस साल के, लेकिन 600 रुपए हमने क्या दे रखे, एडवांस दे रखे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट कीजिए, पढ़िएगा इसकी थ्योरी नीचे आंसर में। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पेड किए 1800 रुपए है क्या, 1800 रुपए कहां से कहां तक के पे कर रखे, 1 जुलाई से 31 मार्च तक। ये तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है, तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, आकांक्षा एक्सप्लेन करो क्यों है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पुराने खर्चे, बैठ जाओ, सुना नहीं ध्यान से। आप स्कूल की फीस दे रहे, 11th में हो, 1 साल की फीस दे रहे, फायदा इस 1 साल में मिलेगा, अगले साल भी मिलेगा, अगले साल 12th में भी कहने लगो कि ये फीस चल जाएगी। तो मैंने एक बात बताई थी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका बेनिफिट आपको उसी साल मिलता है और आगे अब नहीं मिलता। अब तुमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया 1 जुलाई से 31 मार्च तक करवाया, तो फायदा केवल इसी टाइम में मिलेगा, इसी साल में मिलेगा। अगले साल तो 3 महीने का एडवांस दे रखा, उसके बाद फायदा मिल जाएगा क्या, दोबारा से क्या करवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका फायदा केवल उसी साल, तो उसी साल ही नहीं मिलगा। ये 1800 रुपए का फायदा 1 जुलाई से 31 मार्च तक मिलेगा। अगर तुम कह लो अगले साल भी मिल जाएंगे 1800 रुपए को देके मिल जाएगा क्या, समझे। तो ये ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका फायदा आपको उसी साल मिलेगा जब आप करते हैं। और 600 रुपए क्या है भाई, प्रीपेड। पढ़िएगा, उन 600 रुपए को प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो आप नेक्स्ट ईयर की रिवेन्यू से चार्ज करोगे। रिवेन्यू का मतलब इनकम, तो इन 600 रुपए को आप अगले साल की इनकम से चार्ज करेंगे। समझ गए क्यों है रिवेन्यू, क्योंकि रिवेन्यू का फायदा उसी साल मिलता है। इन 1800 रुपए का फायदा उसी साल मिलेगा जिस साल आपने कराया। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर, बहुत समझने वाले पॉइंट हैं, माइंड में थ्योरी कंसेप्ट करके जब क्लियर करना पड़ता है। नेक्स्ट, 20,000 रुपए आपने स्पेंड किए एडिशन टू द मशीनरी। किसके लिए, मशीन को एडिशन का मतलब इंक्रीज करने के लिए, हाँ बढ़ाने के लिए। पहले पेज पे आ जाओ, पहले पेज पे आ जाओ, ठीक है। आगे पहले पेज पे एडिशन लिखा हुआ है क्या यहाँ पर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाइए। हाँ, पहली लाइन में जाकर देखो, सबसे पहली लाइन में कोई खर्चा किया एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू फिक्स असेट्स। यदि हम कोई पैसा खर्च कर रहे हैं फिक्स असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आ जाओ यहाँ पे, मशीन हमारी क्या है, मशीन हमारी फिक्स असेट्स है, क्या है हमारी, और उस फिक्स असेट्स को हमने बढ़ा दिया कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। समझ गए, मशीन हमारी है फिक्स असेट्स, और हमने ये कहा कि हमने 20,000 रुपए खर्च किए उस मशीन को बढ़ाने के लिए, तो भाई हमारा कैपिटल। पढ़िएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इससे कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। जब मशीन आएंगी तो मशीन की क्या बढ़ेगी, अर्निंग कैपेसिटी। मशीन आएंगी तो मशीन हमारी अर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, या घटाएगी अर्निंग कैपेसिटी, नई मशीन आएंगी तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, लास्ट 5,000 रुपए हमने खर्च किए विद द इश्यू ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल को लेने के लिए। किसको लेने के लिए, भाई कंपनी में पैसा आए, उस पैसे को लेने के लिए हमने 5,000 रुपए खर्च किए, और 3,000 रुपए हमने खर्च किए लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस के लिए, ताकि हम लोन ले सकें। ताकि हम क्या ले सकें, भाई एक बात सुनो, कैपिटल आ रही तो बिजनेस में लगेगी, ठीक है, और लोन आ रहा तो वो किस पे लगाओगे, बिजनेस में लगाएंगे। तो ये खर्च किए हमने, 5,000 रुपए तो खर्च किए कैपिटल लेने के लिए, और 3,000 रुपए खर्च किए हमने लीगल एक्सपेंसेस के लिए, ताकि हम लोन ले सकें। पहले पेज पे आ जाओ, पहले पेज पे आ जाओ, आगे पहले पेज पे, पहले पेज पर चौथा पॉइंट, लीगल फीस ब्रोकरेज। यदि हम कोई लीगल फीस और ब्रोकरेज लेते हैं, ठीक है, यदि हम कोई लीगल फीस और ब्रोकरेज खर्च करते हैं तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब आ जाओ पॉइंट पे, हमने कैपिटल लेने के लिए 5,000 रुपए खर्च किए और लीगल एक्सपेंसेस किया, तो ये हमारी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आ जाओ, 8,000 रुपए हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये बिजनेस के लिए कैपिटल इकट्ठी करने के लिए हमने दिया है। ये दिया है पैसा कि बिजनेस में क्या है,
और कैपिटल आएंगे जब भी तो बिजनेस शुरू होगा। तो बिजनेस को शुरू करने से पहले के खर्चे हैं, और बिजनेस को शुरू करने से पहले के खर्चे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। तो आज हमने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस किया, देखा कि कौन से आइटम कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और कौन से आइटम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। थैंक यू।